हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो भी इम्पोर्टेंट खबरें आई हैं न्यूज़पेपर में उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। पहली खबर है क्लैट एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो इसमें दून में जो है वो 1968 अभ्यर्थी बैठ रहे हैं और दून में जो इसका सेंटर पड़ा है वो है IMS यूनियन विश्वविद्यालय। और आगे देख लेते हैं कि परीक्षा जो है वो दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में होगी और छात्रों को 1 बजे तक वहाँ पे परीक्षा केंद्र में पहुँच जाना है। साथ ही ये जो परीक्षा होनी है वो 3400 सीटों के लिए होनी है और परीक्षा 120 मिनट की होगी और विद्यार्थी जो हैं 150 प्रश्न उन्हें हल करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 मार्क्स का होगा और गलत उत्तर पे जो है 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को जो जो दस्तावेज ले जाने हैं वो देख लेते हैं। प्रवेश पत्र ले जाना है अपना और सरकारी ID प्रूफ जो कि हो सकती है आधार या फिर पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड या PDS की फ़ोटो जो कार्ड होता है PDS का, और वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि में से कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक चल जाएगा। लेकिन जो दिव्यांगजन हैं उन्हें अपना जो मूल विकलांगता प्रमाण पत्र है वो भी परीक्षा केंद्र में ले जाना होगा और इन्हें जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हें काला या नीला जो बॉल पॉइंट पेन है उसे ले जाना होगा। तो अगली खबर है कि जो फर्जी नियुक्तियाँ हो रही थी उसके मामले में 3 समितियों की जांच पूरी हो चुकी है। वे कौन सी समिति हैं देख लेते हैं। यह सहकारी समितियों में जल्द ही कई अन्य कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। भगवानपुर एवं डांडा जलालपुर बहुउद्देशीय सरकारी समितियों की जांच पूरी हो गई है, जबकि दूसरी समितियों की जांच भी जल्द पूरी होने के आसार हैं। तो मामला क्या है कि कांग्रेस के शासनकाल में हरिद्वार जिले में बड़े पैमाने पर बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में कर्मचारियों की फर्जी तरीके से नियुक्ति की गई थी। तो यहाँ तक कि जिला सहकारी बैंक में भी 11 कर्मचारियों की नियुक्तियों की 11 नियुक्तियाँ की गई थी। ये कांग्रेस के शासनकाल की बात है। तो शासन की ओर से जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों की सेवा तो समाप्त कर दी गई थी और सहकारिता मंत्री जो हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, उन्होंने कर्मचारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये कांग्रेस के शासनकाल की बात है और BJP अब पावर में है, तो वो कार्रवाई के निर्देश दे दिए उन्होंने। इस पर सहकारिता विभाग की ओर से अब तक 40 ऐसे कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है जो कि गलत तरीके से नियुक्त हुए थे। तो जो गलत तरीके से नियुक्त हुआ है उसकी जो सेवा है वो तो समाप्त करनी ही चाहिए। अन्य समितियों की भी जांच अभी चल रही है, तो अभी जांच चल रही है तो और भी लोग बाहर निकाले जा सकते हैं। अगली जो खबर है वो है 3 साल पहले जो निकाली गई भर्ती थी अब रद्द कर दी गई है। तो कौन सी भर्ती है यह छावनी परिषद लंडौर ने बेरोजगार युवाओं को बड़ा झटका दिया है। ये देखिए, और 3 साल पहले शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया कैंट बोर्ड ने रद्द कर दी है, जिससे आवेदकों में काफ़ी रोष है और उनका कहना है कि कैंट बोर्ड ने उनके साथ छलावा किया है। तो देख लेते हैं पूरा मामला क्या है कि ये जो 24 फरवरी 2019 में कैंट बोर्ड ने सैनिटरी इंस्पेक्टर, जूनियर क्लर्क और टैक्सी कलेक्टर के पदों पर भर्तियां निकाली थी, जिसके लिए 150 के करीब युवाओं ने आवेदन किया था। आवेदन के बाद से युवा इस इंतज़ार में थे कि कैंट बोर्ड जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगा। उन्होंने 500 रुपये का ड्राफ्ट भी जमा किया था। अब 3 साल बाद कैंट भर्ती रद्द कर दी गई है और इधर मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिनव सिंह का कहना है कि भर्ती नए सिरे से शुरू की जाएगी और यह निर्णय उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद लिया गया है, जिसकी अधिसूचना अगले सप्ताह तक जारी कर दी जाएगी और अभ्यर्थियों से लिया शुल्क उन्हें वापस कर दिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी पुनः आवेदन करना चाहता है तो पूर्व में लिया गया शुल्क समायोजित कर दिया जाएगा। तो ये भर्तियां कैंसिल होने का जो रिवाज है ये ख़त्म होना चाहिए जल्द से जल्द। और अगली खबर देख लेते हैं, उसमें यह है कि परीक्षा परिणाम घोषित करने की उठाई मांग। तो ये LT चयनित छात्र हैं जो कि कला से रिलेटेड हैं, उन्होंने ये कहा है। तो देख लेते हैं खबर क्या है। वर्ष 2021 में LT की परीक्षा दे चुके कला अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने परीक्षा फल जारी करने के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। शनिवार शाम को मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात के दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC की LT भर्ती परीक्षा दिसंबर 2021 में हुई थी।
लेकिन कला विषय का परिणाम उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसकी पैरवी कमज़ोर होने के कारण तारीख ही मिल रही है। इसी वजह से अभ्यर्थियों की नियुक्तियों में देरी हो रही है और उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय और में अर्जेंसी लगाकर एलटी कला की मजबूत पैरवी कर परीक्षा फल जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए। अगली खबर है कि अवैध नियुक्ति करने वालों पर प्रेमचंद जो है प्रेमचंद हैं मंत्रिमंडल में कैसे हैं अभी तक वो। तो ये आरोप लगाया जा रहा है जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारे हरीश रावत जी, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो अवैध नियुक्तियाँ बैकडोर से हुई थी विधानसभा में, उन पे तो कार्रवाई हो गई है, बट जिन्होंने कराई थी वो जो मेन लीडर्स थे उन्होंने उन पे अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्यों ऐसा कहा है इन्होंने बोला है कि गलत नियुक्ति देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है अभी तक। मेन बात यह है कि इन्होंने बोला है कि मेरा कोई निकटवर्ती विधानसभा में नहीं लगा हुआ है, तो इस वजह से ये चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए ये जो भर्ती मतलब जो गलत नियुक्तियाँ कर दी गई थी वो हटनी चाहिए वैसे भी, और अभी हट भी गई हैं काफ़ी, तो अच्छा चल रहा है अभी तो ये मामला। आगे देख लेते हैं जिन्होंने नौकरी दी उन पर क्या कार्रवाई हुई। तो ये मेहरा जी भी पूछ रहे हैं, ये भी कांग्रेस से हैं। अगली खबर है कि बीमार शिक्षक करते रहे तबादलों का इंतज़ार। तो यहाँ पे देखिए जो तबादला एक्ट है यानी कि ट्रांसफ़र एक्ट जो है उसको ताक पर रखकर अक्सर चहेते जो होते हैं शिक्षक उनके मनमाने तबादलों के लिए चर्चाओं में रहने वाले शिक्षा विभाग के कारनामे भी अजीब हैं, तो ऐसा बताया जा रहा है। हुआ क्या है इसमें, विभाग ने धारा 27 के तहत गंभीर बीमार एवं अन्य शिक्षकों से आवेदन मंगाए, लेकिन शिक्षा सत्र की समाप्ति के बावजूद इन आवेदनों को आगे नहीं बढ़ाया गया। शिक्षा महानिदेशालय ने शिक्षा निदेशक को अब इन प्रकरणों को शासन को भेजने को कहा है। तो ये इन्होंने मंगा तो लिए थे आवेदन, बट जब उन्हें बताया कि हमारी तबीयत ख़राब है तो इन्होंने आगे ही नहीं भेजे उन चीज़ों को। और यहाँ पे देखिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने भी मतलब ये तबादलों की सिफारिश की, फिर भी मतलब यहाँ पे तबादले नहीं हुए। तो ये आजकल जो है अफसर अपने हिसाब से ही कर रहे हैं जो करना है, किसी बड़े लीडर की बात भी नहीं सुनते हैं। मुख्यमंत्री कई बार आरोप लगा चुके हैं। तो अगली खबर देख लेते हैं, जिलों से मांगे 2015 में भर्ती दरोगाओं के नाम पते। तो जो 2015 का दरोगा भर्ती घपला है उसमें नाम और पते ऐसी चीज़ें मांग ली हैं विजिलेंस ने। तो खबर देख लेते हैं, दरोगा भर्ती धांधली मामले में विजिलेंस ने सभी जिलों से सीधी भर्ती के दरोगाओं की सूची मांग ली है। तो ज़िले में तैनात इन दरोगाओं के नाम, पते, पिता आदि के नाम की जानकारी ली जा रही है। विजिलेंस ने गत 8 अक्टूबर को इस मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इनमें से कई से पूछताछ भी की जा चुकी है। तो मामला क्या है कि 2015 दरोगा सीधी भर्ती में धांधली का पता तब चला कि जब स्नातक स्तरीय भर्ती में परीक्षा थी उसमें पेपर लीक की जांच सामने आई थी। तो उस वक्त एसटीएफ के पास जो है 15 दरोगाओं के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य मिल गए थे, लेकिन एसटीएफ जो है वो पुलिस का हिस्सा है, इसलिए जो है ये जांच जो थी विजिलेंस को सौंप दी गई थी। तो विजिलेंस ने प्राथमिक जांच की और 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, और इसमें से कई पहले ही विभिन्न परीक्षा धांधलियों में आरोप में जेल में बंद है। तो यह परीक्षा जो है पंतनगर विश्वविद्यालय की ओर से कराई गई थी और इसमें विश्वविद्यालय के एक पूर्व और एक वर्तमान अधिकारी भी नामजद हैं। साथ ही आगे लिखा है कि इन सभी से पूछताछ की जा रही है और अब विजिलेंस ने सभी जिलों को पत्र भेजकर वहां पर तैनात इस बैच के दरोगाओं का विवरण मांगा है। बताया जा रहा है कि विवरण मिलने के बाद इन सभी से पूछताछ की जाएगी और इनके संबंध में विजिलेंस के पास जो साक्ष्य मौजूद हैं उनसे भी मिलान किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले कि डीजीपी अशोक कुमार ने कहा था कि यदि किसी के खिलाफ भी कोई साक्ष्य मिलता है तो उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी और विजिलेंस के मुकदमा दर्ज करने के बाद से ही
इन सभी नकलचियों के भी हाथ पैर फूल गए हैं। तो ये सब अब पकड़े जाएंगे ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। आगे है कि मुख्यमंत्री धामी से वार्ता के बाद भी नहीं माने नाराज गेस्ट टीचर। तो गेस्ट टीचर जो हैं वो भी धरने पर आ चुके हैं। तो हर जगह धरना ही देखने को मिल रहा है। खबर देख लेते हैं। शिक्षकों ने कहा कि लिखित निर्देश होने तक बेमियादी धरना जारी रहेगा। और खबर क्या है कि लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत गेस्ट टीचर शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले। और गेस्ट टीचरों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं को सुना और आंदोलन समाप्त कर स्कूलों में जाने के लिए कहा। लेकिन सरकार की ओर से जब तक कोई लिखित निर्देश नहीं आता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा बताया है इन्होंने। और यहाँ पे गेस्ट टीचरों को छुट्टियों का मिल सकता है मानदेय, ऐसा खबर में आया है। यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं थोड़ी। आज शिक्षा निदेशालय में चलाएंगे स्वच्छता अभियान। तो ये स्वच्छता अभियान करके आंदोलन करेंगे। और ये मामला जो है वो 2015 का है। जो गेस्ट टीचर रखे गए थे वो बोल रहे हैं कि इन्हें मतलब हटाया नहीं जाना चाहिए, बट यहाँ पे आदेश आ चुके हैं कि इन्हें हटाया जाएगा। बट यहाँ पे जो जुगरान जी हैं, जो पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के, वो इनके साथ खड़े हैं, वो इनके समर्थन में हैं। तो उनका ही ये बयान है और कुछ नहीं। आगे की खबर देख लेते हैं। आज कड़े पहरे में होगी कांस्टेबल भर्ती। तो ये भर्ती परीक्षा आज होने वाली है। तो इसमें 1,30,445 उम्मीदवार बैठेंगे और परीक्षा का समय है 11 बजे और 9:30 बजे तक आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचाना है। और इसमें धारा 144 लागू रहेगी। तो आप ग्रुप में ना खड़े हों, एटलीस्ट जो सेंटर है उसके बाहर तो बिल्कुल ना खड़े हों ग्रुप में। और ये वही खबर है, सेम खबर है सिपाहियों की भर्ती और पुलिस इनकी भी परीक्षा। तो सेम खबर है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था। अगली खबर देख लेते हैं। गैंगस्टरों की संपत्ति को न करने पर डीजीपी खफा है। तो खबर में है कि गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमों की में जो आरोपी हैं उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को कुर्क नहीं अभी तक नहीं किया गया है। तो लगातार मुकदमे दर्ज होने के बाद भी संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई न के बराबर हुई है, जबकि कई मामलों में अवैध संपत्तियों का चिन्हीकरण भी हो चुका है। और डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस अफसरों के सामने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। हाँ, अगली खबर देख लेते हैं कि सिंचाई महासंघ की बैठक में उठे मुद्दे और एकीकरण में पदों में कटौती की तो आंदोलन होगा। तो ऐसी चेतावनी दी है इन्होंने। खबर में है कि सिंचाई और लघु सिंचाई के एकीकरण ने अगर मिला दिया जाता है तो कार्मिकों के पदों में कटौती होने की संभावना है। तो उससे रिलेटेड ये खबर है। कर्मचारियों ने विरोध करेंगे उसका अगर ऐसा होता है। तो सिंचाई आगे लिखा है कि सिंचाई कर्मचारी महासंघ की शनिवार को यमुना कॉलोनी स्थित संघ भवन में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। साथ ही शासन स्तर पर किए जा रहे तबादलों और अटैचमेंट सिंचाई कॉलोनियों में आवास आवंटन को लेकर कर्मचारियों ने सिंचाई सचिव के आदेशों पर सवाल उठाया है। तो ये सिंचाई सचिव जो हैं हेमचंद सेमवाल, उनका बयान आ रखा है। तो आवास आवंटन में सरकारी कर्मचारियों को ही सामान्य दर पर ही आवास दिया जाएगा और उन पर बाजार दर लागू नहीं होगा। कॉलोनियों में आवास रिक्त हैं तो विभागीय कर्मी भी आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसा बयान आया है इनका। अगली खबर है विधानसभा भर्ती से रिलेटेड। तो इसमें नए नियम बनाए जाएंगे ऐसा बोला जा रहा है। खबर देख लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में नए सचिव की नियुक्ति से पहले नियमों में बदलाव किया जाएगा। इसकी कार्रवाई शुरू करते हुए विधानसभा सचिवालय हिमाचल के नियमों का अध्ययन कर रहा है। विधानसभा के सूत्रों ने बताया कि 2016 में विधानसभा सचिवालय ने सचिव नियुक्ति के नियम मनमाने तरीके से तैयार किए थे। इसी का लाभ लेकर 2021 में पूर्व सचिव मुकेश सिंघल को कई प्रमोशन देकर विधानसभा सचिव बना दिया गया था। लेकिन विधानसभा की भर्तियों पर सवाल उठने और कोटिया कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब विधानसभा में सचिव की नियुक्ति नए सिरे से कराने की तैयारी हो रही है और इसके लिए पहले नियम बदले जा रहे हैं। विधानसभा सचिवालय का प्रयास है कि विधानसभा में सचिव के पद पर किसी विधायी के जानकार को नियुक्त किया जाए और इसके लिए नए
सिरे से नियम बनाए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मार्च से पहले नए सचिव की तैनाती की जानी है, लेकिन सचिव की तैनाती से पहले नियमों को बदला जाना है ताकि इस पद पर वही लोग आ पाएँ जिन्हें कार्य आदि का अच्छा अनुभव हो। तो पूर्व सचिव जो हैं उनका डिमोशन भी हो सकता है, तो ऐसा बताया जा रहा है इसमें। ये अंकिता हत्याकांड से रिलेटेड खबरें आई हैं कुछ, तो उन्हें देख लेते हैं। इसमें वीआईपी के नाम के खुलासे के लिए नार्को टेस्ट का इंतज़ार हो रहा है। 22 दिसंबर को आरोपियों का नार्को टेस्ट पर सुनवाई होगी। और आगे है कि आरोपियों के खिलाफ जो है 500 पेज की चार्जशीट दायर हो चुकी है और एसआईटी ने अभियोजन कार्यालय को भेज दी है ये, और कल दाखिल हो जाएगी। तो 100 गवाह के नाम हैं इसमें और 30 साक्षी हैं, 30 से ज़्यादा साक्षी हैं। और ये धाराएं जो लग रही हैं इन पे वो लग रही हैं हत्या की, साक्षी छुपाने की, आपराधिक षड्यंत्र की, छेड़खानी और लज्जाभंग की और अनैतिक देह व्यापार की। तो ये सब इन पे धाराएं लगेंगी। और ये गवाह है इस मामले में। अंकिता का दोस्त है पुष्प, रिजॉर्ट का कर्मचारी है, पोस्टमार्टम करने वाले एम्स के डॉक्टर हैं और डीएनए जांच करने वाले फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, केंद्रीय एफएसएल के फॉरेंसिक डॉक्टर हैं, मुकदमे में वादी अंकिता के पिता हैं और विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी हैं। और दस्तावेज क्या हैं, ये जो वस्तु साक्ष्य हैं वो अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और स्वैब के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है और मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट है, अंकिता के कपड़े हैं और तीनों आरोपियों के मोबाइल हैं और पुष्प और अंकिता की चैट है। बट यहाँ पे मेन बात यह है कि अंकिता का मोबाइल इसमें नहीं मिल पाया है इन्हें। अभी तक इतनी जांच हो चुकी है बट अंकिता का मोबाइल नहीं मिला है अभी तक इन्हें। और आगे देख लेते हैं कि ये कुछ पद खाली हैं। पावर ग्रिड में 211 पद खाली हैं। डिप्लोमा जो हैं प्रशिक्षु वो पदों पर भर्ती हैं उनकी, और 31 दिसंबर तक का इसमें आवेदन कर सकते हैं आप। और बीएल में आवेदन कर सकते हैं आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। 71 पद इस पे खाली हैं और 24 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और एमसीएल में भी नौकरी के मौके हैं, 295 यहाँ पे पद हैं जूनियर ओवरमैन के। तो इस पे 3 जनवरी लास्ट डेट है। और अगली खबर है बिल्किस बानो जो मामला था, ये जो वहाँ पे गुजरात वाला जो कांड है उससे रिलेटेड है। बिल्किस बानो में मामले में जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे अपील डाली गई थी कि जो 11 आरोपी हैं इस कांड के, तो उन्हें जो है गुजरात सरकार जो है बरी करना चाह रही है। तो खबर देख लेते हैं एक बार। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। इसमें सामूहिक दुष्कर्म मामले के 11 दोषियों की सज़ा माफ़ करने की अर्जी पर गुजरात सरकार विचार करने के लिए कहा गया था और संबंधित शीर्ष अदालत के आदेश की समीक्षा का आग्रह किया गया था। तो ये आग्रह को ठुकरा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया कैसे चलती है वो देख लेते हैं पहले। सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार शीर्ष कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्निरीक्षण याचिका पर फैसले संबंधी निर्णय सुनने वाले जज अपने चैम्बर में ये जो वो है याचिका को सुनते हैं। और जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ हैं, उनकी पीठ थी ये जिन्होंने फैसला दिया था। तो वही इसकी जो पुनर्निरीक्षण करेंगे। तो उन्होंने किया बट उन्होंने मना कर दिया कि ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और गुजरात सरकार ने ये 11 दोषियों की सज़ा माफ़ करी थी 15 अगस्त। और ये जो केस है वो गोधरा कांड से रिलेटेड है। अग्निकांड गोधरा अग्निकांड जो था उस दौरान जो था इनका गैंग रेप हुआ था जो बिल्किस बानो है। तो ये जो 11 आरोपी हैं वो छूट गए हैं। तो ऐसे मामले काफ़ी देखने को मिल रहे हैं कि जो ऐसे केसेस में बरी कर दिए जा रहे हैं जो दोषी हैं। और यहाँ पे एक खबर आई है उसे देखेंगे तो उसमें क्या है
कि ये देखिए जीएसटी की चोरी पर पहली बार उत्तराखंड में सज़ा हो गई है, और सज़ा कितने साल की हुई है, 5 साल की, और 1 लाख जुर्माना हुआ है। भले ही इसने घपला बहुत बड़ा किया था, 17 करोड़ का घपला था, बट ये क्या है, एक सिविल केस है, जबकि वो क्रिमिनल केस है। तो क्रिमिनल केस में आरोपी जो हैं वो छूट जा रहे हैं और दोषी छूट जा रहे हैं, और जो सिविल केस है उसमें ये सज़ा हो जा रही है 5-5 साल की भी। तो ऐसा चल रहा है अभी देश में माहौल। आगे देख लेते हैं, 2 से ज़्यादा बच्चे वालों को भी मिलेगी छूट। तो ये जो पंचायती राज में इलेक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड ये खबर है। तो पंचायती राज मंत्री जो हैं सतपाल महाराज, उन्होंने कहा है कि 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं वे पंचायत चुनाव में प्रतिभाग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुखों के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराए जाने के पक्ष में हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 25 जुलाई 2019 से पहले जो था 2 या 2 से अधिक संतानों वालों को ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की छूट थी, और अलबत्ता क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के मामले में यह छूट नहीं मिल पाई थी अभी तक। बट अब जो है पंचायती राज मंत्री के बयान के बाद ये मतलब स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पे जिनके भी 25 जुलाई 2019 से पहले 2 बच्चे थे या 2 से ज़्यादा थे वो इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, बट जिनके इसके बाद 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हुए हैं वो इसमें प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं जो इलेक्शंस होंगे पंचायती राज की। आगे जो है हमारे CDS अनिल चौहान जी का बयान आया है कि निर्जन जो क्षेत्र हैं उनमें बसाए जाएंगे लोग, तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अहम होगा। आगे है, अर्जेंटीना और फ्रांस का आज रात 8:30 बजे मैच होने वाला है, और ये फुटबॉल विश्व कप का फाइनल मैच होगा। तो यहाँ पे जो मेसी के चहेते हैं वो चाहते हैं कि अर्जेंटीना जीत जाए, तो बिल्कुल ये जीत सकते हैं। और अगली खबर क्या है कि प्रदेश में 3 ITI बनेंगी, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगी ये जो ITI हैं। तो देख लेते हैं, ये विश्व बैंक का एक पहल है, और पहले चरण में जो है बाजपुर काशीपुर की जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगी, और दूसरे चरण में हरिद्वार का, और तीसरे चरण में देहरादून में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। तो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये काफ़ी इन्हें सुख सुविधाएँ मिलती हैं, काफ़ी ऑटोनॉमी होती है इनके पास। तो इसके अलावा जो है 24 ITI को उद्योगों की ज़रूरत के हिसाब से उच्चीकृत किया जाएगा। तो ये सेम खबर है GST वाली जो बता दी थी मैंने। और आगे है कि अभद्र भाषा के बाद पाक मंत्री जो हैं उन्होंने एटमी धमकी दे दी है, यानी एटम बम फोड़ने की धमकी दे दी है उन्होंने। तो ये गीदड़ भक्कियाँ हैं जो ऐसे करते रहते हैं ये पाकिस्तान वाले। अगला देख लेते हैं कि 4 धाम यात्रा कार्ड के लिए मोबाइल ऐप, तो ये सुविधा मिल रही है। तो खबर है कि वर्ष 2023 में 4 धाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटक ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड मोबाइल ऐप के ज़रिए ले सकेंगे। तो ये जो ग्रीन कार्ड है और ट्रिप कार्ड है वो मोबाइल ऐप के ज़रिए ले सकेंगे। और यात्रा सीज़न में भीड़ को देखते हुए सरकार इस ऐप को NIC की मदद से तैयार कर रही है, और इसे अगले वर्ष यात्रा शुरू होने के 1 माह पहले लॉन्च करने की तैयारी है। तो यही आज की सारी इंपॉर्टेंट खबरें थी। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।